नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड बुक वाइज MCQ सीरीज़, जिसमें हम धामी जी की पुस्तक को MCQ के रूप में देख रहे हैं। और आज हम इस सीरीज़ की 5वीं वीडियो यहाँ पे कवर करेंगे। आज की वीडियो में भी आपको धामी जी की पुस्तक से 20 इंपॉर्टेंट सवाल जो हम सीरियल वाइज चल रहे हैं वहाँ से देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जो अल्मोड़ा सिक्के हैं ये किस वंश से संबंधित हैं, ये आपके कुड़िंदों से संबंधित हैं। अल्मोड़ा से हमें टोटल शुरुआत में पहले 4 सिक्के मिले, बाद में 54 सिक्के और मिले, टोटल 58 सिक्के यहाँ से मिले, जिनमें 8 कुड़िंद राजाओं का नाम हमें मिलता है। इन सिक्कों में खासकर जो शुरुआती 4 सिक्के मिले थे उसमें किन किन राजाओं के नाम थे, उसमें आपका शिवदत्त था, शिवपालित था और हरिदत्त था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो चौथा राजा था उसका नाम था मगभतस। ये भी पूछा जा सकता है मगभतस जो था या शिवदत्त जो है, शिवपालित जो है, ये किस वंश के राजा रहे हैं। ये कुड़िंद वंश के राजा थे। अल्मोड़ा से हमें इनकी मुद्राएं मिली। इनकी मुद्राओं को 3 वर्गों में बांटा जाता है, अमुभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर प्रकार। ये जो 4 मुद्राएं शुरू में मिली थी इन 4 राजाओं की, इनको वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा गया है। ठीक है, बाद में यहाँ से हमें और मुद्राएं भी मिली, जिसमें आसेक की मुद्रा थी, विजयभूति की मुद्रा थी और गौमित्र की भी मुद्राएं यहाँ से मिली, इसके अलावा शिवरक्षित की। ठीक है, जो अल्मोड़ा से हमें ये मुद्राएं मिली हैं कुड़िंदों की, ये किस धातु की बनी हुई हैं आप सभी जानते हैं, ये तांबे की बनी हैं, क्योंकि कुड़िंदों में रजत मुद्राएं केवल अमोघभूति ने जारी करी थी। इनमें कौन सी लिपि है, तो इनमें ब्रह्म लिपि का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अगला, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध किस वंश से है। छत्रेश्वर या चत्रेश्वर भी इनको कुछ जगहों पर लिखा गया है। ये जो मुद्राएं हमें मिली हैं यह कुड़िंद वंश से ही संबंधित हैं। कुड़िंदों की मुद्राएं 3 वर्गों में बटी हैं, जैसे हमने देखा, अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और तीसरा जो प्रकार है वो छत्रेश्वर है। ठीक है, कुड़िंदों के अधिष्ठाता देव इनको माना जाता है कि उनके अधिष्ठाता देव रहे होंगे और उन्हीं के चित्र इन मुद्राओं पे ये बनाते थे। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, सवाल बनेगा कुड़िंदों के किस प्रकार की मुद्राओं में कुषाण प्रभाव हमें देखने को मिलता है, यानी कुषाण राजाओं का प्रभाव देखने को मिलता है, वो छत्रेश्वर प्रकार है। ठीक है, भगवान छत्रेश्वर महात्मन इनमें अंकित होता था, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि ये लोग जो थे ये शैव धर्म के थे और भगवान शिव को छत्रेश्वर के रूप में उनको पूजते थे। ठीक है, इनके इन्हीं सिक्कों पर कुषाण प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ये सिक्के भी ब्रह्मलिपि में अंकित होते थे और ताम्र धातु के बने होते थे। ठीक है, अगला, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद क्वाइंद पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद क्वाइंस, देखिए कुड़िंदों के इतिहास का जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो इनके सिक्के हैं, वो इनके कॉइन्स हैं। इनके कॉइन्स के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, जिसे किसके द्वारा लिखा गया, डॉक्टर MP जोशी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला, कुड़िंदों के मैदानी भागों में किसने अधिकार कर लिया था। देखिए कुड़िंदों के मैदानी भागों पर पहले मौर्य वंश यहाँ पे चल रहा था। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है, पुष्यमित्र शुंग बनता है राजा, उसके अधिकार में ये इलाका रहा। लेकिन उत्तराखंड के इलाकों में यहाँ पे कुड़िंदों का शासन चलता रहा। कुछ समय के बाद कुड़िंद केवल पर्वतों तक सीमित रह गए। उनका जो मैदानी इलाका था वो किसके अधिकार में चला गया, शक राजाओं के अधिकार में चला गया। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो शक थे ये मध्य एशिया से आई एक जनजाति थी, जिसने उत्तराखंड के मैदानी इलाकों पर, जिन पर पहले कुड़िंदों का अधिकार था, उनको अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, शकों ने उत्तराखंड में शासन किया, इस बात की पुष्टि जो हमें उत्तराखंड में सूर्य मंदिर देखने को मिलते हैं वहां से प्राप्त होती है। शकों की जानकारी अल्मोड़ा के जो कटारमल सूर्य मंदिर है मुख्यतः वहां से मिलती है। ठीक है, अगला, कुमाऊं क्षेत्र में सूर्य की मूर्तियों और मंदिरों की उपस्थिति निम्न में से किन शासकों की उपस्थिति एवं अधिकार की पुष्टि करते हैं। तो जो हमें सूर्य मूर्तियां मिली हैं, सूर्य मंदिर हमारे यहाँ पर स्थित हैं, ये बताते हैं कि इस क्षेत्र में कभी शक जनजाति का भी अधिकार था।
कुड़िंदों के बाद उनके मैदानी इलाकों पर इन्हीं शकों ने अधिकार किया था। ठीक है, जो शक जाति होती थी मुख्य तौर पर ये सूर्य के उपासक होते थे और उत्तराखंड में जो सूर्य मंदिर बने हुए हैं खास तौर पे वो भी इन्हीं से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, हालांकि ये जानकारी नहीं मिलती है कि ये जो मंदिर बने हैं सूर्य मंदिर इन्हें शकों ने ही बनवाया, लेकिन उन्हीं से जोड़कर इनको देखा जाता है। राज्य में जैसे अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर है जिसे बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहते हैं या बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहते हैं। कुलसारी का सूर्य मंदिर है वो चमोली में पड़ता है। पलेठी का सूर्य मंदिर टिहरी में पड़ता है। मंजियाली का सूर्य मंदिर ये आपके उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड में शकों के बाद प्रथम सदी के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भागों पर निम्न में से किस वंश ने अधिकार कर लिया था? देखिए, कुड़िंदों का शासन दोनों जगह था, मैदानों पर भी पर्वतों पर भी। कुड़िंदों का सबसे प्रभावशाली जो राजा था, शक्तिशाली, उसका नाम था अमोघभूति। पहली सदी में अमोघभूति की मृत्यु हो जाती है और इसके मैदानी इलाकों पर कौन अधिकार कर लेते हैं? शक। पहाड़ी इलाकों पर अभी भी कुड़िंद और उनके वंशज शासन कर रहे हैं। शकों के बाद उत्तराखंड के तराई इलाके में यानी मैदानी इलाकों पर किसने अधिकार कर लिया था? कुषाणों ने कर लिया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कई बार आपसे क्रम पूछा जा सकता है कि क्रम लगाइए, कुड़िंदों के बाद शक आए, शकों के बाद कुषाण आए, कुषाणों को योधे शासकों ने हराया, इस तरीके से। ठीक है, ये जो कुषाण राजा हैं इनकी जानकारी हमें इनके सिक्कों से मिलती है। उत्तराखंड में कई सारी जगहों से हमें कुषाण वंश के कुषाण राजाओं के सिक्के मिले हैं, जैसे वीरभद्र से मिले हैं, सुमाड़ी गांव से मिले हैं, मोरध्वज, गौविशाण, इन जगहों से हमें कुषाणों के सिक्के मिले हैं। ठीक है, मुनि की रीति तथा सुमाड़ी से पहली व द्वितीय सदी की निम्न में से किस वंश या काल की मुद्राएं मिली हैं? तो मुनि की रीति से यानी कि जो ऋषिकेश के आपके आसपास का इलाका है, सुमाड़ी यानी जो श्रीनगर के आसपास का आपका इलाका है, इसके अलावा मोरध्वज यानी कोटद्वार, गौविशाण यानी काशीपुर, यहां से जो हमें मुद्राएं मिली हैं ये किस वंश की मानी जाती हैं? कुषाणों की। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। गौविशाण से भी हमें कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। क्वेश्चन बनता है गौविशाण सिक्कों का संबंध किससे है? गौविशाण सिक्के कुषाणों से संबंधित हैं। इन सिक्कों की खोज 1960 में केपी नौटियाल ने करी थी। ठीक है, कुषाणों की मुद्राओं में भी भगवान शिव और नंदी का चित्र अंकित होता था और इसी चीज को हमने ऊपर देखा कि छत्रेश्वर प्रकार के जो सिक्के हैं कुड़िंदों के, उनमें भी भगवान शिव छत्रेश्वर के रूप में अंकित हैं। ठीक है, तो इससे आपने ध्यान रखना है कुड़िंदों के सिक्के हमें कहां कहां से मिले हैं और शकों के बाद उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में या मैदानी इलाकों पर किसने अधिकार कर लिया था? कुषाणों ने कर लिया था। ठीक है, योधे शासकों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। ये कुड़िंदों के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। योधे शासक जो थे ये कुड़िंद राजाओं के समकालीन ही शासन करते थे। ठीक है, बेसिकली हरियाणा सहारनपुर में मुख्य तौर पे इनका शासन चलता था और उत्तराखंड में कुषाण और कुड़िंद दोनों शासन कर रहे थे। कुड़िंद पहाड़ी इलाकों पे, कुषाण मैदानी इलाकों पर। जैसे जैसे कुषाणों का पतन होना शुरू होता है, ये जो योधे थे इन्हीं के पहले सामंत थे, ये कुषाणों को फिर पूरी तरीके से इनका दमन कर देते हैं और अपना शासन शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सही है। दूसरा, जौनसार भाबर व कालो डांडा से इनकी मुद्राएं मिली हैं। योधे शासकों की मुद्राएं हमें जौनसार भाबर से मिली हैं, मोरध्वज यानी कोटद्वार के नजदीक से मिली हैं, कालो डांडा यानी लैंसीडॉन से भी मिली हैं। ठीक है, कुषाणों के पतन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड में कुषाणों का दमन किसने किया था? इनको कुचलने का काम किसने किया? योधे शासकों ने ही किया था। कुड़िंदों के समकालीन थे लेकिन मैदानी इलाकों से कुषाणों को हटाने का काम इन्हीं योद्धों ने किया था। ठीक है, शिवपालित इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ये आपका गलत हो जाएगा। योधे शासकों में हमें किसी एग्जैक्ट राजा का नाम नहीं मिलता है, लेकिन जो शिवपालित था वो किस वंश का था? वो आपका कुड़िंद वंश का था। ठीक है, योधे शासकों से हमें इनकी जो मुद्राएं मिली हैं, हमें लैंसीडॉन से मिली हैं, कालो डांडा से या मोरध्वज से मिली हैं या फिर जौनसार भाबर के इलाके से मिली है। इनकी मुद्राओं से हमें यह पता चलता है कि इनके साथ गणतंत्रात्मक शासन इनका चलता था। ठीक है, यानी गणतंत्र व्यवस्था इनकी थी उस समय। तो किसी एक राजा का नाम नहीं मिलता है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है कि कुषाणों का दमन करने का श्रेय किसको है? इन्हीं योधे शासकों का। तो ऑप्शन डी यहां पे गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से वह शासक जिसे कुछ विद्वान
कुड़िंद तथा कुछ योधे शासक मानते हैं। इसने तीसरी शती में बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था। देखिए, बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण गरुड़ आकार की यज्ञ वेदिका है, यहां पर इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। देहरादून के जगत ग्राम में ये यज्ञ वेदिका बनी हुई है। क्वेश्चन बना था पेपर में। ये जो यज्ञ वेदिका है, बाड़वाला यज्ञ वेदिका, यह शीलवर्मन ने बनाई है। शीलवर्मन किस वंश का राजा था, ये नहीं किसी चीज में स्पष्ट किया गया है। कुछ विद्वान इसे कुड़िंद राजा मानते हैं, कुछ कहते हैं कि यह योधेय शासक रहा होगा। ठीक है, इससे आपने बस इतना ध्यान रखना है कि इसने यमुना के तट पर देहरादून में बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया जगत ग्राम में, और इसी ने अश्वमेघ यज्ञ यहां पे करवाए थे। गरुड़ आकार की ये पूरी यज्ञ वेदिका बनी हुई है। कालसी का राजा इसे माना जाता है। ठीक है, 5वीं शताब्दी में कृतपुर के कुड़िंदों की सत्ता निम्न में से किसने समाप्त कर दी थी। देखिए, 5वीं शताब्दी में कृतपुर राज्य की स्थापना हुई। गुप्त साम्राज्य के जो हमें लेख मिलते हैं वहां पे उल्लेख है कि गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर कृतपुर नामक राज्य था जो गुप्तों के अधीन ही होता था। इस कृतपुर राज्य की स्थापना किसने करी थी? कुड़िंदों की ही एक शाखा ने करी थी। इन्हीं कुड़िंदों को यहां से फिर हटाने का काम किसने किया? ये किया था नाग राजाओं ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है उसमें यह उल्लेख है कि गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर कृतपुर राज्य बना हुआ है। उसका संस्थापक कुड़िंदों को ही माना जाता है। कहा जाता है कि पर्वतों से ही कुछ कुड़िंद आए होंगे और उन्होंने कृतपुर राज्य की स्थापना करी। हालांकि 5वीं शताब्दी में ये नाग राजाओं से पराजित हो गए थे। ठीक है, तो क्रम क्या रहा हमारा? कुड़िंद, कुड़िंद के बाद कौन आए थे? शक आए थे। शकों के बाद आते हैं कुषाण, कुषाणों को कुचलते हैं योधे। फिर एक नया राज्य बनता है कृतपुर, कृतपुर को कौन हराता है? नाग राजा। ठीक है, अगला, निम्न में से किस राजवंश ने 6ठी शताब्दी में नागों यानी नागवंश की सत्ता समाप्त कर उन पर अधिकार कर लिया था? अब नागों ने तो कृतपुर के कुड़िंदों को हरा दिया, नागों को यहां से किसने हराया? नाग राजाओं को हराया मौखरियों ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो कन्नौज का मौखरी राजवंश था, इसी के द्वारा उत्तराखंड से नाग साम्राज्य को समाप्त किया गया और मौखरी शासन उत्तराखंड में शुरू हुआ। अंतिम मौखरी राजा जो था उसका नाम था ग्रहवर्मा। इसका नाम आपने ध्यान रखना है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, मौखरी वंश के किस अंतिम शासक जिसकी हत्या होने के बाद उत्तराखंड पे हर्ष का शासन होता है वह कौन था? देखिए, नागों को हराने का काम मौखरियों ने किया। मौखरी वंश का अंतिम राजा था ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा की हत्या हो जाती है और इसकी हत्या के बाद इसका जो बहनोई था, इसके बहनोई का नाम था हर्षवर्धन। और पूरा उत्तराखंड समेत जो उत्तर भारत का पूरा इलाका था, कन्नौज वाला जो पूरा इलाका था, वो सब किसके अधिकार में चला जाता है? हर्षवर्धन के अधिकार में चला जाता है। तो ग्रहवर्मन की हत्या के बाद यहां का शासक कौन बनता है? वो हर्षवर्धन बनता है। ठीक है, बेसिकली कन्नौज का जो एक फेमस राजा था यशोवर्मन, जिसने उत्तराखंड पर भी आक्रमण किया था। यशोवर्मन और गुप्त साम्राज्य के बीच में लगातार संघर्ष होता रहता था। यशोवर्मन कन्नौज का राजा था। जब गुप्त साम्राज्य और यशोवर्मन दोनों का पतन हो जाता है तो मौखरी राजवंश यहां पर एक बड़ी शक्ति के रूप में आता है। मौखरी राजवंश उत्तराखंड को भी जीत जाता है, नागों को हरा देते हैं, लेकिन इनका जो अंतिम शासक था ग्रहवर्मा, उसकी हत्या होती है और उसके बाद एंट्री किसकी होती है? हर्षवर्धन की एंट्री होती है। ठीक है, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री होइनसांग हिमालय के पोलीही मोपुलू राज्य की यात्रा करी, जहां पर उसने 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया। वह स्थान कौन सा है? हर्षवर्धन के ही काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री होइनसांग भारत की यात्रा पे आता है। ये उत्तराखंड में भी आता है, हिमालय की यात्रा करता है, एक राज्य में जाता है जिसको इसने पोलीही मोपुलू लिखा है। ये राज्य ब्रह्मपुर माना गया है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। हिमालय की यात्रा पर गया था और एक राज्य में गया पोलीही मोपुलू, यानी इस राज्य में ये गया था। आज के अनुसार, कनिंगम के अनुसार, ये जो इसने नाम दिया पोलीही मोपुलू, ये ब्रह्मपुर का नाम था और ब्रह्मपुर यानी आज का गढ़वाल और कुमाऊं दोनों। ठीक है, यानी उत्तराखंड। इसके अलावा ये हरिद्वार को गया। हरिद्वार को इसने मोयुलू कहा। गंगा को इसने महाभद्रा कहा, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, 634 ईस्वी में ये हरिद्वार गया था और 636 में ये गौविशाण पे गया था, यानी काशीपुर। ठीक है, होइनसांग द्वारा गौविशाण की यात्रा कब की गई थी?
ह्वेनसांग ने गौविशाण की यह यात्रा करी। ह्वेनसांग ने देखिए अपनी यात्रा वृत्तांत सीयूकी में उत्तराखंड के कई सारी जगहों का उल्लेख किया है। इसमें इसने 3 इंपॉर्टेंट जगह जो हर्षवर्धन के बाद स्वतंत्र राज्यों में बनती हैं, ब्रह्मपुर, गौविशाण और शत्रुघ्न नगर का उल्लेख किया। इन तीनों में जो सबसे बड़ा राज्य था वो ब्रह्मपुर था, जहां पे पौरव राजवंश शासन करता था। इसके अलावा गौविशाण यानी आज का काशीपुर की इसने यात्रा करी थी ह्वेनसांग ने। ये गया था 636 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। गौविशाण, जिस गौविशाण की बात ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में करी है वो ही गौविशाण आज का काशीपुर है। ये किसने कहा, यानी गौविशाण की पहचान काशीपुर के रूप में किसने करी? कनिंगम ने करी। इसका नाम भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। काशीपुर जो वर्तमान है इसकी स्थापना कब होती है? 1639 में होती है। हर्षवर्धन के काल में जो ह्वेनसांग आया था वो एक राज्य में गया जिसका नाम गौविशाण था, उसका वो वर्णन करता है पूरा। बाद में कनिंगम बताता है कि वो गौविशाण राज्य आज का काशीपुर ही है, ठीक है। गौविशाण की जानकारी जो हमें मिलती है सबसे पहले वो ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत सीयूकी से ही मिलती है। और गौविशाण यानी यहाँ का सर्वेक्षण करने का जो काम किया सबसे पहले वो कनिंगम ने किया था, ठीक है। अगला, गौविशाण राज्य की पहचान वर्तमान काशीपुर से किसने करी? तो किसने करी थी ये पहचान? कनिंगम ने करी थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन बन सकता है काशीपुर का पुराना नाम क्या है? आप कहेंगे गौविशाण, ठीक है। हर्षवर्धन के बाद स्वतंत्र हुए 3 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? हर्षवर्धन के बाद 3 राज्य यहां पे स्वतंत्र होते हैं, जिसमें एक था ब्रह्मपुर, एक था गौविशाण और एक था शत्रुघ्न नगर। जो इन तीनों में जो सबसे बड़ा था वो ब्रह्मपुर था, जहां पे कौन शासन कर रहे थे? पौरव वंश यहां पे शासन कर रहे थे, ठीक है। तालेश्वर से निम्न में से किस वंश से संबंधित ताम्र और अष्टधातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? देखिए, अल्मोड़ा के तालेश्वर से हमें ताम्रपत्र मिले हैं। ये ताम्रपत्र तांबे के भी बने हैं और अष्टधातु यानी मिश्र धातु के भी बने हुए हैं। ये ताम्रपत्र किस वंश के हैं? ये पौरव वंश के हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जैसे कुनिंदों की जानकारी का इंपॉर्टेंट सोर्स उनकी मुद्राएं हैं, वैसे ही पौरव वंश की जानकारी का इंपॉर्टेंट सोर्स उनके ताम्रपत्र हैं जो तालेश्वर से मिले हैं। 2 ताम्रपत्र यहां से हमको मिले हैं, इनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जो ताम्र लेख है ये है विष्णुवर्मन का, और जो अष्टधातु यानी मिश्र धातु से बना हुआ है वह द्युतिवर्मन का है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजा पौरव वंश का शासक नहीं था? देखिए, ताम्रपत्रों में हमें 5 पौरव वंश के राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें संस्थापक विष्णुवर्मन प्रथम था, उसके बाद वृषवर्मन आता है, फिर अग्निवर्मन आता है, द्युतिवर्मन और फिर अंत में विष्णुवर्मन द्वितीय। जो ताम्र लेख मिला है वो विष्णुवर्मन द्वितीय का है और जो अष्टधातु का लेख है वह द्युतिवर्मन का है, ठीक है। तो 5 राजाओं के नाम हैं विष्णुवर्मन प्रथम, द्युतिवर्मन, अग्निवर्मन। शीलवर्मन पौरव वंश का राजा नहीं था। इन ताम्रपत्रों में संस्कृत भाषा और कुटिला लिपि का इस्तेमाल किया गया है। 1915 में वाई के गुप्ते के द्वारा इनको खोजा गया था, ठीक है। तालेश्वर ताम्रपत्र किस वंश के हैं? सीधा सवाल बनेगा, आप कहेंगे पौरव राजवंश। ये जो पौरव वंश था ब्रह्मपुर में शासन करता था। ब्रह्मपुर यानी मुख्य तौर पे आज का गढ़वाल और कुमाऊं, पर्वतों से ये घिरा हुआ पूरा का पूरा राज्य था, इसीलिए पौरव वंश को पर्वताकार वंश भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला, पौरव वंश के शासन प्रबंधन के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिए, पौरव वंश के शासन प्रबंधन को लेकर के 3 स्टेटमेंट। पहला, पौरवों ने हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था को अपनाया था। पहला बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही ये वंश यहाँ पे स्वतंत्र होते हैं। इनकी शासन व्यवस्था काफी हद तक हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था से मिलती थी। ये अपने को गौ और ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे, ये भी सही है। राजा जिस स्थान पर अपने परिवार के साथ रहता उसे कोट कहते थे और जिसका इंपॉर्टेंट अधिकारी को कोटाधिकरण कहते थे, ये भी सही है। शासन व्यवस्था निरंकुश होती थी, यानी राजा स्वयं शासन करता था, खुद से ही फैसले करता था, किसी से सलाह नहीं करता था, गलत हो जाएगा। राजा को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद बकायदा बनी होती थी, उसी की सलाह पर राजा कोई भी निर्णय करता था, ठीक है। भूमि के 2 वर्ग केदार और सारी निम्न में से किस वंश के समय में थे? देखिए, भूमि वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं, पौरव राजवंश में भूमि को 2 वर्गों में बांटा गया था। एक वर्ग था केदार भूमि और एक वर्ग था सारी भूमि। केदार भूमि यानी कि सिंचाई वाली भूमि और सारी भूमि यानी कि बिना सिंचाई वाली भूमि।
ये सवाल बनता है पौरव वंश में या पौरव काल में सिंचाई वाली भूमि को क्या कहते थे? केदार भूमि। और बिना सिंचाई वाली भूमि को कहते थे सारी भूमि। इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो केदार और सारी किस काल के भूमि के वर्गीकरण थे? पौरव काल के। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। इन क्वेश्चंस को हमने पूरी डिटेल के साथ एक एक तथ्य को समझते हुए करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।